हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसलिए आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। उन्हीं में से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है। ठीक है, एक हमें नाव दी है। ठीक है, और नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, 8 किलोमीटर घंटा। देखिए यह नाव धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाव की चाल तो ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम मान लेंगे जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है उस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और हम देखिए अब नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखिए नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं और देखिए स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम निकालने वाले हैं धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नाव जा रही है वो धारा की दिशा में जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लेंगे और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको करा है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने 8 + x और 8 - x ये सब क्यों लिखा है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये धारा बह रही है। ठीक है, तो हमने इसको धारा मान लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये धारा बह रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाव जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नाव बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ पर हमारी एक नाव है। ठीक है, अब देखिए इधर ये धारा की दिशा बह रही है। ठीक है, इधर ये धारा की दिशा बह रही है और इसी दिशा में ये नाव जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, देखिए इसी दिशा में धारा जा रही है और इसी दिशा में नाव जा रही है। ऐसा होगा जो धारा की चाल होगी, धारा की चाल और जो नाव की चाल होगी वो प्लस हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो इसलिए जो नाव की चाल होगी वो नाव की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में प्लस हो जाएगी, क्योंकि इसी दिशा में धारा जा रही है और इसी दिशा में नाव जा रही है। तो इसलिए धारा की चाल और नाव की चाल प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 8x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसलिए नाव की चाल है 8 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो धारा की चाल है x किलोमीटर घंटा। ये हम माने थे, खुद से माने थे कि x किलोमीटर घंटा है। तो इसलिए हमने नाव की चाल और धारा की चाल प्लस करके लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इसी दिशा में नाव जा रही है और इसी दिशा में धारा जा रही है। ठीक है, वैसे भी नाव की चाल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें धारा की चाल प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल को प्लस करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में है 8 - x, इसलिए ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए धारा की विपरीत दिशा में जब विपरीत की बात आती है तो क्या होगा, देखिए इधर देखिए ये नाव जा रही है। ठीक है, इधर तो नाव जा रही है और जो धारा है वो इधर की बजाय अब इधर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर की बजाय इधर जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जो नाव की चाल होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो धारा की चाल है वो नाव की चाल को कम कर देगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, नाव इधर जा रही है और धारा की चाल जो इधर जा रही है। ठीक है, तो धारा इधर बह रही है, तो क्या करेगी, जो धारा की चाल होगी वो नाव की चाल को कम कर देगी और नाव की चाल कम हो जाएगी।
तो इसीलिए जो नाव की चाल होगी वो धारा की चाल कम कर देगी। तो इसलिए मैंने 8 में से धारा की चाल को माइनस करके लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि जो धारा की चाल होगी नाव की चाल को कम करेगी। क्यों कम करेगी? क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा सूत्र है? आइए देखिए, सूत्र ये आपने जरूर पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये सूत्र इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखिए, हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, समय, जब हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय को मैं इधर लेके गया और चाल को इधर लेके आया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से, ठीक है। तो इस सूत्र के सहारे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने पर लगा समय, ठीक है। देखिए, नाव को धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाएगी कि लगा समय, यहाँ पर देखिए जो 5 घंटे समय लगा है वो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में, और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में, ये दोनों दूरी मिला के इसको 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा है? तो देखिए, ये समय तो दोनों दूरी जाने में लगा है। तो हम क्या करेंगे, इस अकेले का समय नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, t1 समय मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है t1 समय लगा है। t1 बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये दूरी कितनी तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 22 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 किलोमीटर इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर दूरी है और देखिए चाल, चाल हम देखिए कौन सी बार यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 8 + x बार यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में है और यहाँ पर भी धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो धारा की दिशा में नाव की चाल है वो कितनी है? 8 + x। तो इसलिए हम यहाँ पर 8 + x लिख देंगे, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि नाव को धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है। समय हमको नहीं पता है तो हमने t1 मान लिया। t1 बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हमने क्या किया है, दूरी कितनी तय कर रहा है? 22 किलोमीटर, ठीक है। और अपॉन चाल, तो चाल कितनी है इसकी? चाल देखिए, यहाँ से देखेंगे, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल है 8 + x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 + x, इसलिए हमने इसको ऐसा करा है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 किलोमीटर दूरी तय करा है और वो भी विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो हम देखिए t2 बराबर कितने मान है? t2 बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हम यही वाला फिर से सूत्र यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर हो जाएगा समय, इसको हम t2 माने हैं, और देखिए दूरी कितनी यहाँ पर तय हो रही है? दूरी हो रही है 15 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर चाल कितनी होगी? यहाँ पर देखिए, जो नाव को धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी वो यहाँ पर देखिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी 8 - x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 - x लिखेंगे। 8 - x क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पर जो नाव जा रही है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। और ये 15 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। हमें नहीं माना है तो हम समय निकाल लेंगे, t2 बराबर 15/8 - x, ठीक है। तो इसलिए हम इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला भी समय है और ये वाला भी समय है, ठीक है। तो हमने इसका समय निकाल लिया है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए t1 और t2 ये दोनों को मिलाकर कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे t1 + t2, ठीक है, = 5, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है। यहाँ पर देखिए, जो उसको 22 किलोमीटर दूरी तय करने में और 15 किलोमीटर दूरी करने में, दोनों दूरी को मिला के 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका भी अलग समय निकाल लिया है और इसका भी अलग समय निकाल लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे t1 और t2 ये दोनों समय मिलाकर कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। तो आइए अब हमें क्या करना है, t1 की वैल्यू यहाँ पर लगानी है।
देखिए T1 की वैल्यू ये है और यहाँ पर T2 की वैल्यू लगानी है, ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए T1 की वैल्यू कितनी है 22/8 प्लस एक्स, 22/8 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस है प्लस करेंगे। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 15/8 माइनस एक्स, 15/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद 15 की मल्टीप्लाई हम 8 प्लस एक्स में करेंगे। 15 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और एक्स में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 अट्ठे होते हैं 176, ठीक है। तो 22 अट्ठे 176 और 22 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस के 22 एक्स, प्लस लगाएंगे। प्लस करने के बाद अब देखिए 15 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, 120। 15 की मल्टी 15 एक्स प्लस के 15 एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ये एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आइए मैं यहाँ पर फार्मूले को लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, आपको याद होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी इसमें क्या है, एक्स पद है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर है 5, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐड करेंगे, संख्या को हम संख्या से जोड़ेंगे और एक्स को हम एक्स से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 176 और 120 कितना होता है, ये होगा 296, ठीक है। तो हम यहाँ पर 296 लिखेंगे, 296। और देखिए 22 एक्स में से 15 एक्स घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है। तो यहाँ पर ये तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाते हैं तो 22 में से 15 जाएंगे तो 5 7 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 7 एक्स। अब देखिए 7 एक्स, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है। 64 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसकी मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं। यहाँ पर है 296 माइनस के 7 एक्स इज इक्वल टू, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो 5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 छक 30 और 2 32, यहाँ पर 320, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5 एक्स स्क्वायर प्लस का था, माइनस का था, प्लस का हो गया। अभी देखिए 320 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस के 320 प्लस के यहाँ पर 296 और यहाँ पर माइनस के 7 एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर लेके आए हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 0 बचा। तो इसको हम इधर लेके आए तो यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर, अब देखिए 320 में से हम 296 माइनस करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 24 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 7 एक्स है, तो हम यहाँ पर माइनस के 7 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारी एक समीकरण बन चुकी है, द्विघात समीकरण हम इसको बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 पंजे 120, ठीक है, 120, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 120 के ऐसे टुकड़े करना है जो प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। और देखिए, और वापस हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 120 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए इसका हम जोड़ बना लेंगे, 15 8 120 होता है, ठीक है। तो देखिए 15 8 120, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। और हम देखिए अगर 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी टुकड़े को यूज करने वाले हैं। अगर आप इसको और इजी तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 120 के आप टुकड़े कर लेना, यानी कि गुणनखंड काट लेना। किस तरह से आइए उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 120 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 120। अब इसके हम गुणनखंड करने वाले हैं, देखिए 2 से कटेगा, 2 6 12, ठीक है, और 2 3 6, 2 से काटेंगे, फिर 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हमें इसके टुकड़े बनाना है, ठीक है। तो हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x²। अब देखिए माइनस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस का नंबर बड़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए 15x है, यहाँ पर देखिए x है तो हम x को भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 8x, ठीक है। 8 हमने इसको यहाँ पर यूज किया है, 8x और माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगर हम यहाँ पर 5 ले लें तो यहाँ पर भी 5 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम 5x कॉमन लेने वाले हैं, 5x। जब हम यहाँ पर से 5x इसको बाहर निकालेंगे, 5 बाहर गया, 5 नहीं बचा। x² में से x बाहर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल 1x, माइनस है माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x है, x को हम बाहर ले जाएंगे और 5 को हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, यहाँ पर भी 3 बचेगा, ठीक है। 15 में भाग लगाएंगे, 5 से 3 बचेगा। x में x से भाग लगाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तो देखिए 5x हमने कॉमन लिए, x - 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए जब हम 8x में 8 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा x, केवल x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 24 में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 3 24, यहाँ पर 3 बचा, इज इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, देखिए x - 3, तो इसको हम एक कोष्टक में लिखेंगे, x - 3, देखिए x - 3। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए नंबर को हम एक कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर है 5x प्लस के 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 8 को 0 के बराबर रखेंगे। एक बार हम x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, 5x प्लस 8 को यहाँ पर देखिए रखते हैं, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5x। जब हम ये मल्टीप्लाई में है 5, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर फाइनल आंसर निकल के आएगा 8/5, वो भी माइनस का, ठीक है। तो एक वैल्यू हमें x की ये मिली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, देखिए x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम 3 को इधर लेके जाएंगे बराबर से तो ये प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है, x = 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक x की वैल्यू 3 मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इस वाली वैल्यू को लेंगे, क्योंकि जो चाल निकल के आएगी वो कभी भी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। ये ऋणात्मक वैल्यू है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है, चाल हमेशा प्लस में होती है। तो x = 3। तो हम देखिए x को क्या माने थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम वापस, x = 3 हम निकाले थे, ठीक है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में धारा की चाल पूछी थी और धारा की चाल हम x माने थे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।